तरफ से अन्नूसुरा का नाम है सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा जैसे नारनौंद विधानसभा में हमारी छोटी बहन है सोनिया दुहन, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से नारनौंद के अंदर भी सक्रिय है और राष्ट्रीय राजनीति में एनसीपी में भी वो सक्रिय है। महाराष्ट्र में एनसीपी में उसने अच्छा काम किया है, सरकार को बचाने का भी कई बार उसने प्रयास किया है और उसने शिक्षा संस्कृति को बचाने के लिए भी कई बार आंदोलन किए हैं, कई बार पंचायतें की हैं। तो काफ़ी काबिल तारीफ मेहनत है उनकी। तो इसी तरह बरवाड़ा विधानसभा में भी एक हमारी बहन है, वो संजना सातरोड, शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं। जहाँ तक लोगों के विचार सुनने को आए हैं तो चारों तरफ, चाहे वो शहर है, मिलगेट एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो चारों तरफ एक नाम आता है कि वे कोई ऐसी पढ़ी लिखी युवा विधायक। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हमारे साथ पवन खंडा जी। आपको बताऊं कि राजनीति की पाठशाला का आज पार्ट 2 है। कल हमने नारनौंद विधानसभा के बारे में बातचीत की, आज बरवाला के बारे में। पवन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी आपके चैनल को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पवन जी, राजनीति की पाठशाला का आज पार्ट 2 है, यानी दूसरा दिन है। हमने नारनौंद के बारे में बारीकियों से जाना, आज बरवाला विधानसभा की बारी है। बातचीत करूँ मैं 1966 में जब हरियाणा बना पंजाब से अलग होकर, तो करीब 13 विधानसभा चुनाव हुए, जिसके अंदर कांग्रेस ने 7 बार बाजी मारी, 5 बार क्षेत्रीय पार्टियों ने और 1 बार निर्दलीय चुनाव जीते। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस दल का ज़्यादा वर्चस्व रहा और आने वाले समय में बरवाला विधानसभा को आप किस तरह देखते हैं? हिसार जिला जब हरियाणा बना तो उस समय हिसार जिला जो 7 जो कुल जिले बने थे उनमें एक हिसार जिला भी था, और हिसार जिले के अंदर बरवाड़ा विधानसभा आती है। और 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो 67 का पहला विधानसभा चुनाव बरवाड़ा से घोषित हुआ, और उस पहले विधानसभा चुनाव में ये रिजर्व सीट थी, आरक्षित सीट थी, और 1967, 68 और 72 तक ये रिजर्व सीट रही, और 77 में पुनर्गठन हुआ हल्के का। कुछ गांव दूसरी तरफ लगा दिए गए और कुछ गांव इसमें जोड़ दिए गए। यानी 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ तो 3 विधायक आरक्षित श्रेणी के बने। तो पहला विधायक बरवाड़ा से आरक्षित श्रेणी का सूबेदार प्रभु जी थे, और उनके सामने जो कैंडिडेट थे वो निर्दलीय थे। प्रभु राम जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। प्रभु राम जी ने अमर सिंह जी को हराया। 1968 का जो चुनाव आया उसमें गोवर्धन जी थे, वो भी कांग्रेस की टिकट पर थे, और उनके सामने जो कैंडिडेट थे वो पीरचंद जी थे। तो ये चुनाव गोवर्धन जी ने पीरचंद जी को हराया और बड़े अच्छे मार्जिन से वो विजय प्राप्त की। तीसरा जो चुनाव आया 1972 का चुनाव आया, इस चुनाव में पीरचंद जी ने विजय हासिल की और उनके सामने कांग्रेस पार्टी के निक्की राम जी थे। यहाँ कांग्रेस को हार मिली। पिछला जो 67 और 68 का चुनाव था वो कांग्रेस ने जीता। इस चुनाव में कांग्रेस को ब्रेक लगी। उसके बाद 1970 में बरवाड़ा विधानसभा का पुनर्गठन हुआ, परिसीमन हुआ। तो परिसीमन होने के बाद पहला विधायक जनता पार्टी का जय नारायण जी बने, और उनके सामने 2-3 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इंदर सिंह नैन जी चुनाव लड़ रहे थे। और ये चुनाव जय नारायण जी ने बड़े अंतर से जीता। उसका कारण भी था क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी ने, और उस इमरजेंसी का प्रभाव 1970 के चुनाव तक बरकरार रहा, जिसकी वजह से जय नारायण जी की बहुत बड़ी जीत हुई। कांग्रेस को 4000 के आसपास वोट मिले। उसके बाद चुनाव आया 1982 का। 1982 के चुनाव में जो
पीछे उम्मीदवार थे कांग्रेस के इंदर सिंह नैन जी, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और इंदर सिंह नैन जी ने 1982 का चुनाव जीता और उनके सामने जो पिछले विधायक थे जय नारायण जी उनको हराया। उसके बाद चुनाव आया 1987 का। 1987 में ताऊ देवीलाल की लहर थी और उस लहर में सुरेंद्र बरवाला जी ने ये चुनाव जीता और वो प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद 1991 का जो चुनाव आया, 1991 के चुनाव में बंसीलाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और हरियाणा विकास पार्टी का गठन कर लिया था और हरियाणा विकास पार्टी ने अपना बरवाला से कैंडिडेट उतारा। 1991 में जोगिंदर जोग जी जो कभी 1972 में नारनौल से विधायक भी थे और वो मंत्री भी थे, वो लगातार 77 का चुनाव भी लड़ा, उसके बाद 82 का चुनाव भी लड़ा, उसके बाद 87 का चुनाव वो नहीं लड़े, लेकिन वो लगातार वो चुनाव लड़ते आए। 77 का फिर 82 का भी उनको जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन जोगिंदर सिंह जोग जी को 1991 में जीत मिली। और जोगिंदर सिंह जोग जी के सामने सुरेंद्र जी जो पिछले विधायक थे वो दूसरे नंबर पर रहे और जोगिंदर जोग जी प्रदेश सरकार में जेल मंत्री बने। 1996 का चुनाव, ये 1996 का जो चुनाव है ये बड़ा रोचक चुनाव है। ये चुनाव निर्दलीय रेलूराम पुनिया जी ने जीता और वो उस क्षेत्र में एक नारा चला कि रेलू की रेल चलेगी बिन पानी तेल चलेगी। लोगों ने उस चीज को बड़ा सराहा और वो नारा तो आज भी विकसित है लोगों के बीच में, ज़हन में आता रहता है। हाँ बिल्कुल, आज भी लोग उस नारे को बोलते हैं कि रेलू की रेल चलेगी बिन पानी तेल चलेगी। तो उसके सामने एक ऐसा नाम आया जो दूसरे नंबर पर रहे इस चुनाव में, अनंत राम बरवाला जी। अनंत राम बरवाला जी का ये पहला चुनाव था और हरियाणा विकास पार्टी की लहर थी, लेकिन उस लहर को भी कमजोर करते हुए रेलू राम पुनिया जी ने अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीता। उसके बाद चुनाव आया 2000 का। 2000 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार जयप्रकाश जी को बनाया। जयप्रकाश जी 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से सांसद बने तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया और 2000 में बरवाला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उनके सामने सुरेंद्र बरवाला जी की मिसेज प्रोमिला बरवाला जी ने इनेलो पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव जयप्रकाश जी जीत चुके थे और लगभग 4000-5000 के बीच में इस चुनाव में उनकी जीत हुई। अगला जो चुनाव आया 2005 का, जयप्रकाश जी 2004 में लोकसभा हिसार से सांसद बन चुके थे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर और उन्होंने ये टिकट 2005 में अपने भाई रणधीर उर्फ धीरा को दिलाई और उस क्षेत्र में एक चर्चा भी चलती है कि वह रणधीर धीरा एक नया चेहरा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसको ना भाषण देना आता था। तो जब वो भाई से मिलता वो कहता भाई मैंने ना भाषण देना आता, मैं कैसे चुनाव जीतूंगा। जयप्रकाश जी ने उसको कहा कि भाई हाथ जोड़ के ये कह देना कि मैं जयप्रकाश का भाई हूँ, मैंने वोट दे दियो। लोगों ने उस भावना को, उस प्यार की कदर करते हुए वो चुनाव रणधीर उर्फ धीरा को जिता दिया। वो चुनाव मेरा जो जहां तक आकलन है वो रणधीर उर्फ धीरा ने चुनाव नहीं जीता, जयप्रकाश जेपी ने जीता। हाँ, जयप्रकाश जेपी ने जीता क्योंकि लोगों में एक उनकी जो एक काम करने का जो तरीका था सहानुभूति चली गई। लेकिन दूसरा और भी कारण है, वो बड़ा रोचक चुनाव था। उमेद लोहान जिसका आज गांव नारनौल विधानसभा में आता भेड़िया मीरपुर, पहले वो गांव बरवाला विधानसभा में आता था और इनेलो पार्टी की टिकट पर उमेद लोहान ने वो चुनाव लड़ा। लेकिन उस चुनाव में इनेलो पार्टी की तरफ से और भी टिकटार्थी थे, जैसे राजवीर संधू कोत गांव से जिसका आज गांव नारनौल हल्के में आता है,
इसी तरह राजीव राजा जी जिनका गांव आज उकलाना विधानसभा में आता है। परिसीमन के बाद अलग अलग हाँ, टूट चुका था। तो 2005 में इन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। एक के 7,000 वोट आए, एक का 8,000 वोट आए। और अनंत राम बरवाड़ा जी जो काफी 96 में, 2000 में और 2005 में लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, उन्होंने भी एक अच्छे वोट लिए। तो वो वोटों का बिखराव होना भी रणधीर उर्फ धीरा की जीत का कारण बना। उसके बाद 2009 का चुनाव आया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास घोडेला को टिकट दी और रामनिवास घोडेला ने ये चुनाव जीता। रामनिवास घोडेला के सामने इनेलो पार्टी ने शीला भ्याण को उतारा, वो चुनाव हार चुकी थी। और अब एक नई पार्टी का भी उदय हो चुका था, हरियाणा जनहित कांग्रेस। और हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार जो उतारा गया उसने भी अच्छे वोट हासिल किए। और अब इस चुनाव में बीजेपी का भी उदय हो चुका था। बीजेपी ने भी जितेंद्र जोग, जो कि जोगिंदर सिंह जोग के लड़के थे, उनको भी मैदान में उतारा। उसके बाद 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर विश्वास रामनिवास घोडेला पे किया और इस बात से खपा होकर राजेंद्र शूरा, जो कि जिला परिषद के पहले चेयरमैन रह चुके हैं, जिला परिषद के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने काफी काम किए और उनको ये आश्वासन भी था कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उनको चुनाव में टिकट नहीं दी गई और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े और 10,000 प्लस वोट इस चुनाव में हासिल किए। ये 2014 का चुनाव इनेलो पार्टी की तरफ से वेद नारंग जी ने लड़ा और वेद नारंग जी अच्छे मार्जिन से ये चुनाव तो राजेंद्र शूरा यदि नहीं चुनाव लड़ता तो रामनिवास घोडेला जीत सकता था। हाँ, अगर राजेंद्र शूरा जी उस चुनाव में पार्टी को बड़ा मान के रामनिवास घोडेला जी की सपोर्ट करते तो वो सीट कांग्रेस की जोड़ी में जा सकती थी। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ। 2019 के चुनाव में जो आज वर्तमान में विधायक है जोगी राम सिहाग जी, जिनका गांव तो नहीं आता इस विधानसभा में, सिसा गांव है जो नानंद विधानसभा में आता है, उनकी जो कार्यशैली थी, जो काम करने का तरीका था, लंबे टाइम से बरवाड़ा से जुड़े होने का कारण था जो इनको विजय का कारण बना। दूसरा जेजेपी पार्टी का लोगों में जनाधार बढ़ा हुआ था, तो उनकी व्यक्तिगत छवि, दुष्यंत की हवा भी थी उस समय। हाँ, दुष्यंत की हवा थी और जिसकी वजह से वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। ये चुनाव रामनिवास घोडेला ने निर्दलीय लड़ा और 17,400 कुछ वोट रामनिवास घोडेला ने इस चुनाव में लिए। मेरा एक मानना है कि रामनिवास घोडेला 2009 का, 14 का और 2019 का चुनाव, 2014 में बीजेपी की लहर थी, वो चुनाव इसलिए रामनिवास घोडेला जी हार चुके थे। 2019 में अगर रामनिवास, मेरा जहाँ तक आकलन, 2019 में अगर रामनिवास घोडेला को टिकट मिलती तो शायद मुझे लगता है कि वो चुनाव जीत जाते, लेकिन वो पार्टी ने दूसरे साथी को टिकट दी जिसका वहाँ आना जाना कम था, तो उस कैंडिडेट को 8,000 कुछ वोट ही हासिल, तीसरे नंबर पे आए। हाँ, यानी निर्दलीय रामनिवास घोडेला जब 17,400 कुछ वोट लेता है और एक पार्टी का कैंडिडेट को 8,000 आते हैं, तो इसका मतलब भारी वजनदार कैंडिडेट रामनिवास घोडेला। दूसरी बात, जब हमने बात की 13 विधानसभा की, एक बात साफ तौर पर निकले सामने आई कि इसमें कोई महिला उम्मीदवार नहीं जीती। ये भी एक आपको नहीं लगा कि करीब लंबे समय से जैसे शीला भ्याण थी या कुछ और महिलाएं आई थी, लेकिन उनका जो आपने बताया कि बरवाड़ा से उनकी जो मिसेज थी उन्होंने भी चुनाव लड़े लेकिन जीती नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि महिलाओं की भागीदारी कम रही है बरवाड़ा में? हाँ, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि महिलाओं की भागीदारी कम रही है बरवाड़ा विधानसभा में। कभी 2000 में 2009 में शीला भ्याण ने लड़ा इनेलो की टिकट पे, 2000 में सुरेंद्र बरवाड़ा की मिसिज ने, प्रोमिला ने लड़ा चुनाव, लेकिन वो जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, वो चुनाव हार गई। हो सकता है भविष्य में अगर ऐसे कोई समीकरण बने, जैसे 2024 के चुनाव के लिए हर पार्टी से दावेदार सामने निकल के आ चुके हैं। जैसे बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए
तो जो रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप बरवाड़ा से भी तैयारी कर सकते हो, नलवा को आप छोड़ सकते हो। इसी तरह पीछे 2014 में जो विधायक थे वेद नारंग जी जो आज बीजेपी में हैं वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। रणधीर उर्फ धीरू मार्केट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। सुरेंद्र पुनिया लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं बीजेपी की टिकट पे, वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। सबसे बड़ी बात है कि जोगीराम सियाग, बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं संभावितों की लिस्ट बड़ी लंबी है। हाँ, आने वाली जब 2024 का चुनाव होगा तो संभावितों की लिस्ट करीब 15 तक पहुंच सकती है। 15-20 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी से हो सकते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या INLD या कुछ निर्दलीय भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में संभावित उम्मीदवार कौन कौन से रहेंगे? देखिए बीजेपी का मैंने अभी जिक्र किया कि बीजेपी के जोगीराम सियाग जी जो आज वर्तमान में जेजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो बीजेपी की लोकसभा चुनाव में सपोर्ट कर चुके हैं और ये बोल भी चुके हैं कि मैं बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ने का इच्छुक और बीजेपी को मैं लाइक करता हूं और पुराना मेरा कार्डर बेस भी बीजेपी का रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको आश्वासन मिला हुआ है कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। वेद नारंग जी हैं, पूर्व विधायक 2014, इसके अलावा वर्तमान में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं। काफ़ी ऐसे नाम है जैसे पूर्व में मंत्री रह चुके हैं प्रोफेसर छतरपाल जी हैं। काफ़ी नाम है, सुरेंद्र पुनिया जी हैं, रणधीर उर्फ धीरू जी हैं, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब बात आती है कांग्रेस उम्मीदवारों की। कांग्रेस में भी लिस्ट बहुत लंबी है। 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके पूर्व जिला परिषद चेयरमैन राजेंद्र सूरा जी भी अपने आप को आश्वस्त मानते हैं कि टिकट मेरी है। रामनिवास घोडेला जी जो कि काफ़ी पूरे प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर चुके हैं और बड़े जुझारू संघर्षशील नेता हैं और वो भी बोलते हैं कि भाई मैं लगातार 3 चुनाव लड़ चुका हूं और जनता से मेरा सीधा जुड़ाव है और ज़्यादा हक मेरा बनता है, मेरे को ही टिकट दी जाए। इसके अलावा जो पिछला जो चुनाव 2019 का कांग्रेस की टिकट पे लड़ चुके हैं भूपेंद्र गंगवा जी, वो सावित्री जिंदल परिवार के 20 साल से नज़दीक रहे हैं और आज सावित्री जिंदल बीजेपी में जा चुकी है और कांग्रेस में बहन कुमारी शैलजा जी को वो अपना नेता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना दावा ठोकते हैं। एक दारा सिंह ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस में और वो भी काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं, वो भी अपना दावा प्रस्तुत करते हैं मैं भी टिकटार्थी हूँ। कुछ ऐसे टिकटार्थी हैं कि बरवाड़ा में हमेशा बाहर के ही विधायक बने हैं, 1-2 को छोड़ के। तो राजेश संदलाना है या सतेंद्र सारण है या एक कुलाना विधानसभा में मतलोडा गांव आता है और वहाँ से एक पुनिया है, वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अब बात आती है नल्लो की तरफ से शीला बयान पहले एनएलओ में होती थी, जेजेपी बनने के बाद वो जेजेपी में चली गई और महिला विंग की प्रधान भी बनी। वो जेजेपी की तरफ से तो चुनाव शीला बयान की संभावना है और एनएलओ की तरफ से अनुसूरा का नाम है सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा जैसे नारनौंद विधानसभा में हमारी छोटी बहन है सोनिया दून जो कि काफ़ी लंबे टाइम से नारनौंद के अंदर भी सक्रिय है और राष्ट्रीय राजनीति में एनसीपी में भी वो सक्रिय है। महाराष्ट्र में एनसीपी में उसने अच्छा काम किया है, सरकार को बचाने का भी कई बार उसने प्रयास किया है और उसने शिक्षा संस्कृति को बचाने के लिए भी कई बार आंदोलन किए हैं, कई बार पंचायतें की हैं। तो काफ़ी काबिल तारीफ मेहनत है उनकी। तो इसी तरह बरवाड़ा विधानसभा में भी एक हमारी बहन है वो संजना सातरोड, शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं। जहाँ तक लोगों के विचार सुनने को आए हैं तो चारों तरफ चाहे वो शहर है, मिलगेट एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो चारों तरफ एक नाम आता है कि भाई कोई ऐसी पढ़ी लिखी युवा विधायक भविष्य में जिसका नाम चल रहा है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, शुद्ध हवा के लिए पेड़ लगा रही है, गौशाला में दान दे रही है
जो शादी की जाती है गरीब कन्याओं की, उनमें उनकी तरफ से कोई उपहार दिया जाता है, या फिर वो धार्मिक स्थलों की यात्रा अपने पैसे से करवाती है, मतलब उनके जो धार्मिक सामाजिक जो कार्य देखें तो ऐसा लगता है कि संजना सातरोड़ कोई गांव कोई शहर का वार्ड अछूता नहीं है, कोई ना जानता हो और ना ये कहता हो कि मैं इनको वोट कौन दूं। मतलब काफी हद तक मतलब चर्चा चली हुई है संजना सातरोड़। दूसरी बात जब आपने बताया कि बाहर के विधायक जो बाहर के उम्मीदवार थे या बाहर के जो लोग हैं वो विधायक ज़्यादा बने, तो ऐसा काम क्या रहा बरवाला में कि जो क्षेत्रीय या जो गांव से जुड़ा आदमी कोई बड़ा नेता बन नहीं पाया? ऐसी कैसी क्या कोई क्षेत्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं जिसके कारण बरवाला की राजनीति में बाहर का आदमी को लोग चुनते हैं? देखिए, बरवाला विधानसभा की भौगोलिक अगर परिस्थिति देखी जाए जी, कुछ विधानसभा को बोल देते हैं जाट बाहुल्य है जी, कुछ विधानसभा को बोल देते हैं कि नॉन जाट बाहुल्य है जी, यहाँ हैं 60 से 65 हजार के बीच में जाट हैं जी, लेकिन वो जाट भी इकट्ठे नहीं है। जी, इकट्ठे ना होने का कारण है जैसे डाबड़ा, लाडवा, जी, बघाना, मायड़, जी, खरड़, अलीपुर, सातरोड़ कला, खुर्द, जी, ये इनकी बोली इनका लहजा वो अलग है। जी, अगर हम दूसरी साइड की बात करें, राजली की बात करें, सरसोद, बिचपड़ी, जेवरा, इनकी बात करें, इनकी एक अलग भाषा है। मिर्जापुर, खोखा, खरकड़ी, जुगलान, इनकी बात करें तो इनकी एक अलग भाषा है, अलग नेचर है। यानी अगर उस कोने से कोई टिकट दे दी जाए तो इस कोने वाले से सपोर्ट कम मिलती है। तो इसलिए एक विधायक बनने के बाद वो शायद उनकी आशा और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, इसलिए दोबारा उसको नई विधानसभा में भेजा जाता, मेरा ये आकलन है। तो और आपको समस्याएं कौन कौन सी हैं? जिस तरह अभी विधानसभा चुनाव आने वाले 3 महीने के अंदर बरवाला के अंदर 3 ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको कि जनता को सीधे तौर पर फायदा हो और आने वाले समय में जो जनता वोट करे उस विधायक को करे ताकि वो उनकी समस्या सुन सके या उनके बीच में रहने वाला हो? देखिए, सबसे बड़ी लंबे टाइम से बरवाड़ा शहर की बरवाड़ा शहर की सबसे बड़ी समस्या है जो बीच का रास्ता है, शहर के बीचों बीच का रास्ता। वो बीचों बीच का रास्ता इतना तंग है, इतना टूटा फूटा है, अगर एक बारिश हो जाए तो ये लगेगा जैसे बरवाड़ा डूब चुका है। तो आज तक कितने विधायक बने, किसी विधायक ने इसकी सूद नहीं ली। ये सबसे बड़ी समस्या, इससे निजात दिलाने की आवश्यकता है। दूसरा, बरवाड़ा शहर में सीवरेज की प्रॉब्लम, और ये बरवाड़ा को जो बरवाड़ा के साथ जो मील गेट का जो एरिया अटैच है ये भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगर सही मायने में बरवाड़ा का विकास करना है तो बरवाड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, नए उद्योग लगाए जाए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। बरवाड़ा के अंदर रेलवे लाइन है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। बरवाड़ा में बाईपास है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। बाईपास रेलवे लाइन किस लिए बनाई जाती है? ताकि शहर से जाम में निजात मिले और बाहर रेल और बाईपास सड़क जो है इनके साथ लगते हुए कोई बड़ा उद्योग लगा दिया जाए ताकि आसपास के युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जोगीराम सियाकन जेजेपी के विधायक थे, आपको पता है कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं बीजेपी के प्रति, और डिप्टी सीएम भी थे दुष्यंत चौटाला। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनके जो सत्ता के हाथ है तो बरवाला का विकास वो करवा सकते थे? आज उनकी छवि किस तरह की मानते हो आप बरवाला के अंदर की? क्या जोगीराम सियाग आज उसने काम के बल पर अपने वोट मांग सकता है क्या? देखिए, जोगीराम सियाग जी बरवाला को अपना घर मानते हैं लेकिन 5 साल के कार्यकाल में जोगीराम सियाग जी जो लोगों ने उम्मीद की थी उस उम्मीद पे मुझे नहीं लगता कि वो खरा उतरे। उसका कारण ये भी रहा होगा कि दुष्यंत चौटाला जी, कई बार वो खुल्लम खुल्ला बोलते भी थे कि दुष्यंत चौटाला जी फोन नहीं उठाते, जिस विधायक का फोन नहीं उठाएंगे उसके काम क्या करेंगे। तो जनता जो आस और उम्मीद लगाए बैठी थी जोगीराम सियाग जी से, वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कहीं खड़े उतरे हैं। और अगर अब बीजेपी उन पर दाव लगाएगी तो वो जो नाराजगी है
तो वो नाराजगी का सामना जोगीराम सियाग जी को बीजेपी को करना पड़ेगा। ये इस सीट से बीजेपी हाथ हो सकती है, मेरे आकलन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ है पवन खंडा जी। आज हमने बरवाले की राजनीति पर बातचीत की और हम भी चाहते हैं कि आने वाले क्षेत्र में जितने भी विधानसभाएं हम धीरे धीरे कवर करेंगे। कल हम आदमपुर के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि यदि कोई भी बात छूट रही है ताकि वो दर्शक तक पहुँच सके। बात करूँ किसानी कौम की और खासतौर पर अपने इंडस्ट्री एरिया की जो पवन खंडा जी ने बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा बरवाला है, आपको पता है कि रेल कनेक्टिविटी भी जुड़ा हुआ है, साथ में हाईवे जुड़ गया है, साथ में आने वाले समय में एयरपोर्ट भी नज़दीक हो गया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बरवाला के अंदर भी इंडस्ट्रीज आएँ और जो हल्के का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले। तो आप अपने कमेंट्स जरूर दें। राजनीति की पाठशाला आपको कैसा लगा, और आने वाले समय में हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स देंगे तो और सुधार किया जा सकता है और इस प्रोग्राम को हम और लंबा कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।